बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आज के प्रोग्राम में 3-4 मौज़ूआत पे बात करेंगे। सबसे पहले इमरान खान की जान को ख़तरा है, उनको हुकूमत की तरफ से एक और लेटर मिला है, इस मौजू पे बात करेंगे। उसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में हुकूमत ने इस्तदा की है कि इमरान खान का जो पिटीशन है जिसके तहत उन्होंने पाकिस्तानी कौम के जो 1100 अरब रुपए लूटी गई हैं और उसके हवाले से नैब कानून में तरामीम की गई है, उसके खिलाफ एक पिटीशन दायर की थी, तो उसको वापस उसको मुस्तरद करने के लिए इस्तदा की गई है। हुकूमत क्या भारत से जो तिजारती रवाबित है उसको दोबारा बहाल कर रही है और साथ पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर बहुत ज़्यादा इजाफा किया है। और उसके साथ साथ चीन रूस में फौजी मशक़ें शुरू हुई है और इसमें चीन समेत भारत भी हिस्सा ले रही है और पाकिस्तान उसके अंदर शामिल नहीं है। और उसके साथ आखिर में इमरान खान से आज किसी एक सहाफ़ी ने एक क्वेश्चन किया और बड़ा स्टूपिड किस्म का क्वेश्चन था, तो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इमरान खान की जान को ख़तरे के हवाले से। लेकिन उस पर आगे बढ़ने से पहले सारे दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि वो अपने इस यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि जितनी भी हमारी ब्रेकिंग न्यूज़ होंगे, वीडियोज़ होंगी या एनालिसिस होंगी वो आप तक पहुँच सके। आज बाबर अवान साहब ने, जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने अदालत के सामने ये इंकशाफ किया कि इमरान खान को हुकूमत की तरफ से एक लेटर मिला है और उसमें ये बताया गया है कि इमरान खान की जान को ख़तरा है। फिर असद उमर ने भी इस हवाले से बात की कि इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से ये लेटर आया है और इसमें इमरान खान की जान को ख़तरे के हवाले से बताया गया है और ये बताया गया है कि नामालूम अफराद की तरफ से उनके जान को ख़तरा है। तो यकीनी तौर पे ये केस सुन के अभी अदालत में डेफिनेटली जज साहब ने भी ये कहा कि वो इस पर भी बात करेंगे और ये बताना चाहिए कि उनकी जान को ख़तरा किससे है। इंटीरियर मिनिस्ट्री, चूँकि राना सनाउल्लाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर हैं, तो ये उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि वो बताए कि इमरान खान की जान को ख़तरा किससे है, क्योंकि ये पहले मरतबा नहीं हुआ, इससे पहले भी ये हो चुका है और इस किस्म के लेटर्स उनको भेजे गए हैं लेकिन अभी तक वो पब्लिक नहीं हुई। तो कम से कम इस मरतबा ये चीज़ पब्लिक हो चुका है। और आज बाबर अवान ने ये कहा कि अगर इमरान खान को कुछ हुआ तो उसका ज़िम्मेदार आईजी और डीआईजी इस्लामाबाद और साथ वो ऑफिसर्स होंगे इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन की, जिनकी दरख्वास्त पे इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा दायर किया गया है। तो उनके वकील ने तो आईजी और डीआईजी को रिस्पॉन्सिबल करार दिया कि अगर उनको कुछ हुआ तो ये जिम्मेदार होंगे। लेकिन बज़ाहिर जो सूरत हाल लग रहा है तो पीडीएम के जो 11 या 13 जमातें हैं वो इमरान खान का मुकाबला करने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। सियासी मैदान में ये एक बात बिल्कुल क्लियर है कि पीडीएम के ये 11 या 13 जो जमातें हैं वो इमरान खान का मुकाबला नहीं कर सकते और अगर इलेक्शन हुई तो इमरान खान क्लीन स्वीप करेंगे और 2/3 अक्सरियत के साथ पाकिस्तान की वज़ीर आज़म बनेंगे। ये बात बिल्कुल क्लियर है जो मौजूदा ग्राउंड सूरत हाल है और इसी वजह से पाकिस्तान के अंदर कुछ भी मुमकिन है, क्योंकि पाकिस्तान के माजी को अगर आप देख ले तो यहाँ पे लियाकत अली खान जो को अगर शहीद किया जा सकता है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ जो कुछ हुआ वो अगर यहाँ पे किया जा सकता है, बेनज़ीर भुट्टो पे अगर अटैक होकर वो शहीद हो सकती है, तो पाकिस्तान के अंदर सब कुछ पॉसिबल है। क्योंकि माजी जो पाकिस्तान के माजी है और जो हमारा तारीख़ है वो इतना अच्छा नहीं है। तो इसी वजह से इन थ्रेट्स को बड़ा सीरियस लेना चाहिए और मेरे ख्याल में ये पीटीआई की भी जिम्मेदारी है कि वो इन चीज़ों को क्लियर कर दे, पब्लिक के सामने क्लियर कर दे कि इसके बैक पे कौन है। क्योंकि पहले भी इमरान खान साहब ने कहा था कि उनको पता है कि कौन इन साजिशों के पीछे है और बंद कमरों के अंदर कौन कौन उसमें शामिल थे और उन्होंने अपना एक वीडियो रिकॉर्ड करके उसके अंदर सारे लोगों के नाम लिए हैं। तो मेरे ख्याल में ये जो लोग हैं इनके नाम अभी पब्लिक के सामने लाना चाहिए ताकि आवाम को भी पता चल सके कि कौन है जो इमरान खान को
मारना चाहते हैं और इमरान खान को रास्ते से हटाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये पाकिस्तानी कौम के लिए जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त इमरान खान मुल्क के सबसे पॉपुलर लीडर है, और उस लीडर के ख़िलाफ़ अगर इस किस्म की साजिश होती है तो कम से कम वो पब्लिक करना चाहिए। दूसरा मौजू, मिफ्ता इस्माइल ने भारत से तिजारत के हवाले से ये बात कल कही कि उन पे इंटरनेशनल एजेंसियों की तरफ से उन्हें ये कहा गया है कि वो भारत से सैलाब मुतासरीन के लिए जो खुराक की चीज़ें हैं वो लेकर आना चाहती है, और उनको सरहदात खोलने की इजाज़त दी जाए ताकि वो ये ला सके। और फिर उसने कहा कि ये जो डिसीजन है यह PDM के तमाम जमातों के साथ मशावरत के बाद ये फैसला किया जाएगा। अभी देखना है कि क्या हुकूमत भारत के साथ तिजारत बहाल करती जा रही है, या उनके साथ जो 5 अगस्त 2019 के अंदर जो कुछ हुआ, जो कश्मीरियों के साथ एक बदतरीन जुल्म हुआ, और उसके बाद हमारे इतने कश्मीरी नौजवान शहीद हुए और इतने सारे जेलों के अंदर डाले गए, और जो एक बदतरीन जुल्म का सिलसिला कश्मीर के अंदर हुआ, तो अब देखना है कि हुकूमत क्या पॉलिसी अपनाती है, क्योंकि IMF के हवाले से वैसे भी डील हो चुका है, लेकिन आप लोगों ने देखा कि IMF के साथ डील के बावजूद जो ये कह रहे थे कि IMF के साथ जब डील हो जाए तो डॉलर 180 पे आ जाएगा, लेकिन IMF के साथ डील भी हुआ, उन्होंने पैसा भी रिलीज़ किया, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक को 1.16 बिलियन डॉलर मिल भी चुके हैं, लेकिन अभी तक डॉलर 180 भी नहीं आया, और बदस्तूर 218 राउंड अबाउट मेरे ख्याल में उसमें चल रहा है। तो ये हुकूमत के लिए एक टेस्ट केस था, क्योंकि वो यही कौम को उम्मीदें दे रहे थे कि जब IMF के साथ डील हो जाए, और तहरीक इंसाफ ने तो IMF के साथ डील को तबाह कर दिया, पाकिस्तान को डबो दिया, और IMF के साथ अभी डील नहीं होगा, पाकिस्तान डूब जाएगा। हालांकि आप देख लें कि अशफाक एहसन साहब जो पाकिस्तान के एक बड़ा मायनाज इकोनॉमिस्ट है, और कल मैं उनको देख रहा था और उनकी एक वीडियो है, मैं पहले चाहता हूं कि उसको आप सुन ली। मैं बार बार कह रहा हूं कि पिछले 4-4.5 महीनों में जानबूझकर चीजों को खराब किया गया है। बार बार कहा, आपके प्रोग्राम में भी कहा, निकाल के देख ले। क्यों कह रहा हूं मैं? इसलिए कि पाकिस्तान को इतना वल्नरेबल कर दो कि इसके पास आइंदा 10 साल के लिए कोई ऑप्शन ना हो, और ये हमारे दस्ते नगर रहेगा। जब आज जो हो रहा है, तमाम पॉलिसी मेकिंग IMF वाले कर रहे हैं, वजारत खजाना और सेंट्रल बैंक सिर्फ उसको इम्प्लीमेंट करता है। खत्म हो गए हमारे पास पॉलिसी मेकिंग नहीं रही है, हम सिर्फ इम्प्लीमेंटर हैं। हम किसको वो कर रहे हैं? चीजें खराब ज्यादा हो गई हैं पिछले 4-4.5 महीनों में, और ये की गई हैं खराब। ये अशफाक साहब जो बता रहे थे कि जानबूझकर ये जो मौजूदा क्राइसिस है ये PDM ने जानबूझकर क्रिएट किया है, ताकि इमरान खान अगर इलेक्शन हो जाए और इमरान खान इक़्तिदार में आएंगे तो कम से कम उनके लिए काफ़ी सारी मुश्किलात ये छोड़कर चले जाएंगे, ताकि इमरान खान हुकूमत को न चला सके, और IMF के पंजों के नीचे होंगे। IMF जो कुछ भी उनके साथ चाहिए वो करे। तो ये सारी चीज़ें जानबूझकर और एक प्लान के तहत किए गए। हालांकि आप देख लें कि पेट्रोल की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया गया। हालांकि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर आप देख लें, ये जब इन लोगों ने पेट्रोल यहाँ पे लेके आए थे 230 और 233 तक लेकर आए थे, तो उस वक्त इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $220 से ऊपर बैरल था। आज इंटरनेशनल मार्केट के अंदर $94 पे बैरल है। तो आप देख लें कि तकरीबन कुछ राउंड अबाउट $26-27 पे बैरल उसमें कमी आ गई है। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर पेट्रोल की कीमतों में IMF के कहने पे मुसलसल इजाफा होता जा रहा है। एक तरफ पाकिस्तान डूब चुका है सैलाब में, पाकिस्तान के लाखों लोग इस वक्त बेघर हो चुके हैं, पूरी पाकिस्तानी कौम एक बदतरीन मुश्किल सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। मुल्क के अंदर महंगाई मुसलसल बढ़ती जा रही है और हुकूमत ने आवाम को रिलीफ देने के बजाय
यहाँ पे पेट्रोल की कीमतों में मज़ीद इजाफा कर दिया। इससे बिजली की कीमतों में इजाफा होगा, इससे खुराक की चीज़ों की कीमतों में इजाफा होगा और कौम एक बदतरीन सूरत हाल का सामना करेंगी जिस तरह के पिछले 4-5 महीनों से कर रहे हैं। अब सूरत हाल और भी ज़्यादा गंभीर हो जाएगा। इससे आप देख लें कि एक तरफ कौम सैलाब के अंदर डूब चुका है और दूसरी तरफ इस हुकूमत को आप देख लें कि अवाम के कंधों पे मजीद महंगाई का जो बोझ है वो डाल रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगाएं कि मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और ANP और मोहसिन दावड़ जितने भी है ये कौम के साथ कितने मुखलिस है। इस मौके पे कि कौम सैलाब के अंदर डूब चुका है, उनको सपोर्ट की ज़रूरत थी, लेकिन इन बेरहम लोगों ने इस कौम के कंधों के ऊपर मजीद बोझ डाल दिया और मजीद उनको महंगाई के अंदर धकेल दिया। इतना बड़ा जुल्म कोई भी अपने कौम के साथ नहीं करता जितना इन लोगों ने कर दिया। एक और बड़ा इम्पोर्टेंट खबर ये है कि रूस में 14 ममालिक की जो फौजी मशक़ें हैं वो शुरू हो चुके हैं और उसमें चीन और इंडिया भी शामिल है। उसके साथ साथ सेंट्रल एशियन रिपब्लिक है, अज़रबैजान वगैरह भी है और उसमें सीरिया भी है, लेकिन उसके अंदर पाकिस्तान शामिल नहीं है। ये वही चीज़ था जिसका हमें डर था कि जब इमरान खान की हुकूमत ख़त्म हो गई तो इसी चीज़ पे बेसिकली वो अमेरिका परेशान हो चुका था कि पाकिस्तान रूस के साथ ताल्लुकात क्यों बढ़ा रहे हैं। तो आज वही चीज़ हुआ कि इंडिया पे अमेरिका ने इतना प्रेशर डाला कि इन मशकों के अंदर हिंदुस्तान शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन हिंदुस्तान ने अमेरिका के उस दबाव को पीछे डाल दिया और उन्होंने इन एक्सरसाइज के अंदर हिस्सा ले लिया। और इसे आप अंदाज़ा लगाए कि हिंदुस्तान चूंकि इस वक्त IMF के चंगल के अंदर नहीं है तो इसी वजह से वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन हमें पिछले तकरीबन 30-40 सालों से जो पाकिस्तान को तबाह कर दिया, उनकी इकोनॉमी को जिन लोगों ने तबाह कर दिया है, उनकी वजह से आज पाकिस्तान कोई आज़ादाना फैसला नहीं कर सकता। और इमरान खान से आज एक बड़ा स्टूपिड क्वेश्चन किसी जर्नलिस्ट ने किया हार के हवाले से कि आपके आलिया ने मलक रियाज से हार लिया है। ये इतना स्टूपिड क्वेश्चन था और ये जिसने भी किया बड़ा बेवकूफ़ किस्म का, इनको जर्नलिज्म के एथिक्स का भी ख्याल नहीं है। और मेरे ख्याल में प्लांटेड क्वेश्चन इसी वजह से था कि उसी चीज़ को जियो ने उठाकर उस पर एक बड़ी स्टोरी पब्लिश कर दी। उसी चीज़ को तलत हुसैन, मरियम नवाज़ और व्हाट्सएप ग्रुप के जो दूसरे लोग हैं उन्होंने उसी चीज़ को उठाकर आज अपना जो एक डेली एक प्रोपेगेंडा करते हैं, तो आज उनका प्रोपेगेंडा यही चीज़ था। और ये एक प्लांटेड, जब मैंने उसी वक्त देखा तो मुझे ये पता चला कि ये प्लांटेड चीज़ है, मरियम नवाज़ की तरफ से शायद प्लांट किया गया है इस बंदे को। और उन्होंने ये चीज़ पूछा, हालांकि इसका कोई तुक नहीं बनता था, कोई जवाब इसका नहीं बनता था। और उसके बाद फिर पूरी तौर पे मरियम नवाज़ ने उस पर ट्विटर के ऊपर एक हंगामा खड़ा कर दिया। लेकिन अभी सवाल ये है कि जो तोशाखाना है, सवाल यह है कि पिछले 30 साल के दौरान तोशाखाने से साबिका हुक्मरानों की फैमिलीज ने और उन्होंने क्या कुछ लिया है। जो इमरान खान साहब कह रहे थे कि नवाज शरीफ वहाँ से BMW गाड़ियाँ लेकर गए हैं, तो मरियम नवाज उनके साथ न सिर्फ अमेरिका के दौरे पे गई थी बल्कि उनके साथ और भी दौरों पे जा चुकी थी। क्या हुकूमत वो रिकॉर्ड कौम के सामने ला सकती है कि उन दौरों के दौरान जो मरियम नवाज को वहाँ पे गिफ्ट्स मिले थे वो तोशाखाने के अंदर जमा हुए थे? क्या तोशाखाने के अंदर अगर वो जमा नहीं हुई तो उनको किस किस्म की गिफ्ट्स मिली थी और उसके कितने पेमेंट्स वहाँ पे उस वक्त जमा कराए गए थे? ये एक बुनियादी सवाल है और मेरे ख्याल में कौम को इसका जवाब मिलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है कि ये जो हुकूमत है जो इतने ज़्यादा ईमानदार है वो कम से कम ये पूरा 30 सालों का रिकॉर्ड कौम के सामने लेकर आएंगे ताकि कौम को पता चले कि पिछले 30 साल के दौरान जितने भी हुक्मरान रहे उन्होंने इस तोशाखाने से किन चीज़ों को उठाकर लेकर गए हैं, ताकि ये सारे चीज़ जो है ये क्लियर हो सके। थैंक यू वेरी मच। ISTV पाकिस्तान को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं मज़ीद वीडियो और अपडेट्स के लिए।